Hello viewers, myself is Dr. Neeta and you are watching my channel Learn Literature with Dr. Neeta. So let us begin today's topic. हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जानेंगे पोस्ट कॉलोनियलिज्म के बारे में। पोस्ट कॉलोनियलिज्म अपने आप में एक कॉम्प्रिहेंसिव सा टर्म है और इसे किसी एक एंगल से नहीं समझा जा सकता। ये एक अम्ब्रेला टर्म की तरह है जिसके बहुत सारे से पर्सपेक्टिव्स हैं, बहुत सारे से एटीट्यूड हैं। बट इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि इसका एक नटशेल में आउटलाइन आपको पोस्ट कॉलोनियलिज्म की बता दूं। चलिए शुरू करते हैं। पोस्ट कॉलोनियलिज्म समझने से पहले आप वो यात्रा देखिए या आप उस चीज़ को जानिए जो हम कॉलोनियल पीरियड में देखा करते थे। तो कॉलोनियल पीरियड को जानिए थोड़ा सा और उसके बाद देखते हैं कि पोस्ट कॉलोनियलिज्म में क्या हुआ। ड्यूरिंग 19th century, Britain was the largest colonizer and imperial power and controlled a number of countries of the world। आप सब लोग जानते हैं, हम भी उसका पार्ट थे, मतलब हमसे मतलब इंडिया भी उसका पार्ट था। और ग्रेट ब्रिटेन सबसे बड़ा कॉलोनाइज़र था, एक इंपीरियल पावर थी जो दुनिया के बहुत सारे से कंट्रीज़ को कंट्रोल कर रहे थे। अंग्रेज हमारी इंडिया में भी आए और हमें इंडिया को भी ब्रिटेन की एक कॉलोनी बना के काफ़ी लंबे समय तक रखा। सो ऐसा इंडिया के साथ ही नहीं था बल्कि वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ ऐसा हुआ कि ब्रिटेन ने वहाँ जाके अपना डोमिनेशन कर दिया। अब जब इतने सारे कंट्रीज़ में वो डोमिनेटेड हो गए तो फिर उनको ऐसा लगने लगा, कैसा लगने लगा, देखिए, इट वॉज द टाइम व्हेन ब्रिटिशर्स बिगेन टू बिलीव दैट ग्रेट ब्रिटेन वॉज डेस्टिन्ड टू रूल द वर्ल्ड। उन्हें लगने लगा कि हम तो राज्य करने के लिए ही बने हैं और सारे दुनिया में हम ही राज्य करेंगे। हम ही क्यों करेंगे? उनके मन में ये ख्याल आने लगे दैट द ब्रिटिश पीपल वेर बायोलॉजिकली सुपीरियर टू द अदर रेसेस ऑफ द वर्ल्ड। कि ब्रिटिश के जो लोग हैं, ब्रिटिश पीपल जो हैं, ब्रिटेन के जो लोग हैं, वो बायोलॉजिकली सुपीरियर हैं दुनिया के दूसरे सारे देश में। जितने दुनिया के दूसरे देश हैं उसमें रहने वाले लोगों से वो भगवान ने ही बायोलॉजिकली ही क्या बनाया है, उन्हें सुपीरियर बनाया है। ऐसा वो सोचने लगे और मानने लगे कि हम सुपीरियर हैं तो हमें राज्य करने का अधिकार होना चाहिए, इसलिए हम पूरी दुनिया पे राज्य करेंगे। ये उनका बनाया हुआ एक परसेप्शन था। दूसरी साइड वो लोग थे जो कॉलोनाइज्ड थे, मतलब उन जगहों पर रह रहे थे, उन कॉलोनीज़ में रह रहे थे जिनके ऊपर इन्होंने अपना आधिपत्य कर लिया था। द कॉलोनाइज्ड वे ट्रीटेड इन्फीरियर। तो जहाँ भी जिस देश में जाते थे वहाँ के लोगों को ये कॉलोनाइज करते थे, मतलब कॉलोनी बना लिया और उन्हें अपने हिसाब से फिर उस देश पे राज्य कर रहे हैं, तो वहाँ के लोगों को वो हमेशा इन्फीरियर मानते थे और उन्हें छोटे छोटे से पैटी और मीनियल जॉब्स करने के लिए देते थे। आप अगर ध्यान करेंगे तो अंग्रेज़ों के दौरान हिंदुस्तानियों को भी उन्होंने इसी तरीके से छोटे छोटे जॉब, नौकर और इस तरीके की चीज़ें बनाने की कोशिश की थी। कभी भी उन्होंने इंडियंस को अपने बराबर नहीं समझा। Their status was that of servants, slaves और forced laborers। या तो वो सर्वेंट्स होते थे, जिस भी देश के लोग होते थे जहाँ जाके इन्होंने राज्य किया था तो खुद को तो सुपीरियर मानते थे, वहाँ के लोगों को सर्वेंट या स्लेव या फिर लेबरर ही मानते थे। In some of the nations such a subhuman treatment led to the commercialization of the institution of slavery। दास प्रथा हमारी इंडिया में भी रही कुछ समय तक और बहुत सारे कंट्रीज़ में इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी भी होने लगा। मतलब जो दास हैं वो खरीदे बेचे जाने लग गए, यानी इंसान को भी बड़ा सब ह्यूमन सा ट्रीटमेंट इन अंग्रेज़ों ने दिया ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड अब आप समझ गए होंगे, कॉलोनियल पीरियड वो पीरियड है जब ब्रिटिशर्स ने अलग अलग देशों को अपनी कॉलोनी बना लिया था। इंडिया भी ब्रिटिश कॉलोनी ही था 19th सेंचुरी में। इसी तरीके से ये अपने कल्चर को उस देश के लोगों के कल्चर से बेहतर समझते थे। द कल्चर ऑफ द कॉलोनाइज्ड पीपल वॉज ऑल्सो थॉट एज इन्फीरियर दैट ऑफ द कॉलोनाइजर। वो कॉलोनाइजर थे और वो अपने आप को हमारे कल्चर से, यानी कॉलोनी के जो कल्चर हैं उससे अपने आप को बेहतर समझते थे।
ये चल रहा था कॉलोनियल पीरियड में। अब देखिए कॉलोनियल से पोस्ट कॉलोनियल में क्या हुआ, ये देखते हैं। देखिए ये मैंने बनाया था थोड़ा, इसे देखिए कि इंग्लैंड इतना पावरफुल था। यहाँ तो मैंने थोड़े से ही कंट्रीज़ के नाम लिखे हैं, लेकिन इंग्लैंड का आधिपत्य उस समय बहुत सारे से कंट्रीज़ पे था, जितने नाम लिखे हैं, साउथ अफ्रीका, तंजानिया और इंडिया भी है इनमें। इंग्लैंड वाज अंडर द डोमिनेंस, दीज कंट्रीज वर अंडर द डोमिनेंस ऑफ इंग्लैंड। इतना पावरफुल था इंग्लैंड उस समय। विद द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, लेकिन 20th सेंचुरी की बिगिनिंग से क्या हुआ कि इंग्लैंड का डोमिनेशन अलग अलग कंट्रीज़ में नीचे जाना शुरू हो गया। क्यों? लोगों को वहाँ के इनका राज्य पसंद नहीं आ रहा था, वो रेसिस्ट कर रहे थे, वो सोच रहे थे कि उन्हें कैसे भी फ्रीडम मिले। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग कंट्रीज़ को फ्रीडम मिली। उसी चेन में इंडिया को फ्रीडम मिली 1947 में अंग्रेज़ों के राज्य से। तो 20th सेंचुरी में ये बात शुरू हो गई थी अलग अलग कंट्रीज़ में कि कैसे भी हमें इंग्लैंड के इस डोमिनेशन को हटाना है। तो वो डोमिनेशन ख़त्म होने लगा 20th सेंचुरी की बिगिनिंग में। वो डोमिनेशन पॉलिटिकल लेवल पे ख़त्म हुआ, इकोनॉमिक लेवल पे ख़त्म हुआ, सोशल लेवल पे ख़त्म हुआ और आइडियोलॉजिकल लेवल पे ख़त्म हुआ। इट मीन्स वहाँ के राजा रानी, वहाँ का पैसा, वहाँ के सामाजिक नियम कायदे, वहाँ का कल्चर, वहाँ की विचारधारा, इन सब का बाइकॉट होना शुरू हो गया विद द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। और कई सारे देशों ने अंग्रेज़ों को अपने देश से हटा दिया। तो ये जो पीरियड था जब अंग्रेज़ों को अपने देश से हटाया, वो पीरियड हो गया पोस्ट कॉलोनियल। कॉलोनियल वो पीरियड जब अंग्रेज़ हमारे ऊपर राज्य कर रहे थे, पोस्ट कॉलोनियल वो पीरियड जब हमने अंग्रेज़ों को वहाँ से हटा दिया। बट इट वॉज नॉट सच एन ईजी टास्क। आपको भी पता है कि हमारे यहाँ आज़ादी की लड़ाई कितने सारे दिन तक चलती रही थी। ग्रेजुअली द कंट्रीज फॉट फॉर देयर फ्रीडम एंड गेन्ड इंडिपेंडेंस। तो इस तरीके से धीमे धीमे सारे कंट्रीज ने फ्रीडम प्राप्त करने की कोशिश की और उसके पहले संघर्ष किए, और इंडिया को 1947 में फ्रीडम मिल गई। नॉर्मली पोस्ट कॉलोनियल थियरी में जब हम पोस्ट कॉलोनियल वर्ड यूज़ करते हैं, रेफर्स टू द पीरियड सिंस 1945। 1945 के बाद वाला पीरियड को हम पोस्ट कॉलोनियल पीरियड मानते हैं, जब तक कई सारे बड़े कंट्रीज़ अपने आप को अंग्रेज़ों के चंगुल से मुक्त करा चुके थे। इंडिया ने 1947 में कराया, व्हेन न्यूमरस कॉलोनी बिगिन टू गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश डोमिनेंस। तो ये पीरियड शुरू हो गया पोस्ट कॉलोनियल। अब सवाल आता है, व्हाट इज पोस्ट कॉलोनियलिज्म? A number of scholars, writers and critics concerning the social, moral, political and economic conditions of once colonized country began to write about this changing scenario, which later on began to be called post-colonial literature theory or discourse। तो देखिए हुआ क्या कि जब ये चेंज हो रहा था, यानी कॉलोनियल से हम पोस्ट कॉलोनियल की तरफ जा रहे थे, इट मीन्स अंग्रेज़ों के शासन से मुक्ति की तरफ जा रहे थे, उस समय क्या हुआ कि बहुत सारे से उस देश के राइटर्स, स्कॉलर्स और क्रिटिक्स, जिन्हें जो ज़्यादा ध्यान से देखते थे सोशल, मोरल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशंस को उन कंट्रीज़ की, उन्होंने लिखना शुरू किया कि किस तरीके से ये चेंज हो रहा है और लोगों पर इस चेंज का क्या प्रभाव पड़ रहा है, लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं इस चेंज के बारे में। और वो सारे एक्सपीरियंसेस जब उन्होंने बुक्स में लिखे तो वो कहलाए पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। और उन्होंने उन चीज़ों की जो क्रिटिसिज्म की कि पहले क्या था, फिर क्या हुआ, आखिर पहले जैसी कंडीशंस थी अंग्रेज़ों के समय, उससे क्या चेंज हुई, वो सारी की, और उसके पीछे क्या लॉजिक थे, क्या कारण थे, क्या पर्सपेक्टिव्स थे, उन सब को जब कलमबद्ध किया गया तो वो बनी पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी या पोस्ट कॉलोनियल डिस्कोर्स। किसी भी चीज़ के बारे में हो सकता है डिस्कोर्स। पोस्ट कॉलोनियलिज्म
अगर हम कहें तो ये कोई सिंपल टर्म नहीं है, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया, इट इज़ ए हिट्रोजिनस अप्रोच। हिट्रोजिनस मीन्स अलग अलग एंगल से इस अप्रोच को हम देखते हैं। पोस्ट कॉलोनियलिज्म आप थ्योरी कहें, ये बात भी बहुत ज़्यादा कोई थ्योरी ऐसा नहीं है कि जो ये डिक्टेट कर रही है कि चीज़ों को ऐसे 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 पढ़ो, नहीं नहीं। पोस्ट कॉलोनियलिज्म एक अप्रोच है, और उस अप्रोच में क्या है, एनकम्पासिंग वेरियस डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स एंड थियरीज। इसमें बहुत सारे से पर्सपेक्टिव्स हैं, मैं बताऊंगी क्यों बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हैं, और बहुत सारी थियरीज हैं। कलेक्टिवली क्वेश्चन द लेगेसीज ऑफ कॉलोनियलिज्म, यानी कॉलोनियलिज्म की जो विरासत के रूप में हमें मिला था, उस चीज़ को अलग अलग एंगल से समझना, उन चीज़ों को, उन थ्योरीज को अलग अलग एंगल से समझना, सारा कुछ पोस्ट कॉलोनियलिज्म में आता है। अब देखिए हुआ क्या था, इस बात को समझिए कि डाइवर्स क्यों है पर्सपेक्टिव, अलग अलग एंगल्स क्यों हैं। देखिए, अंग्रेज गए अलग अलग देशों में और वहाँ पे अपना राज्य किया। अलग अलग देशों में जब वो लोग गए तो हर देश का अपना एक कल्चर है, अपना एक स्टाइल है। तो वहाँ जाके उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि उस कल्चर को सबवर्ट किया, कॉन्कर किया, और कभी कभी उस पूरे कल्चर को रिमूव कर दिया। उसकी जगह उन्होंने अपना कल्चर इनकॉर्पोरेट उसमें वहाँ पे इंक्लूड कर दिया वहाँ के कल्चर में। ये सब कब हुआ, कॉलोनियल पीरियड की जगह। अब जब अंग्रेज चले गए तो लोगों ने अपना पुराना कल्चर वापस लाने की कोशिश की। अब उस कोशिश में, या जब वो कल्चर जा रहा था, उसके रिएक्शन में हर व्यक्ति के, हर नेशन के व्यक्ति के अपने अपने पर्सपेक्टिव्स हैं कि ऐसा क्यों हुआ, और अब ऐसा जो हो रहा है पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में, तो इसके पीछे के क्या कारण है। हर व्यक्ति का अपना पर्सपेक्टिव है। अफ्रीका का है, उसका अपनी सोच है, वो अपनी तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है चीज़ों को। इंडिया का है, वो अपनी तरीके से। तंजानिया का है, वो अपनी तरीके से। तो कर वो एक ही चीज़ को एक्सप्लेन रही हैं कि किस तरीके से हमारी कल्चरल आइडेंटिटी को अंग्रेज़ों ने ख़त्म कर दिया था। तो हर एक का पर्सपेक्टिव अलग अलग है। लेकिन वो सारी चीज़ें, चाहे वो अफ्रीका वाले का पर्सपेक्टिव हो, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे वो तंजानिया का या किसी और कंट्री का हो, वो सब पर्सपेक्टिव माना पोस्ट कॉलोनियलिज्म में ही जाएगा, क्योंकि सब एक से ही प्रकार के अनुभवों से गुजरे हैं, लेकिन अनुभवों को बयां करने के तरीके सबके अलग अलग हैं, टर्मिनोलॉजी सबकी अलग अलग है। तो इसीलिए वो जो डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स की बात कहते हैं, डाइवर्स थ्योरीज, कारण सारे लोग अपने अलग अलग बताते हैं लेकिन हैं तो वो सब कॉलोनियलिज्म के बाद वाले ही। तो इसीलिए कॉलोनियलिज्म एक कॉम्प्लेक्स और हेट्रोजिनस टर्म है, जिसमें बहुत सारे तरीके के पर्सपेक्टिव्स और बहुत सारे तरीके की थ्योरीज विच वर गिवन बाय द डिफरेंट पीपल इंक्लूड की जाती हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से कल्चर को उन्होंने ब्रूटली क्रश किया था। हम जहाँ का भी नेटिव कल्चर होता था वो उसे क्रश करते थे और अपने कल्चर को प्रमोट करते थे। पोस्ट कॉलोनियल रिकॉर्ड्स दीज अटैक्स, कैसे उन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया। पोस्ट कॉलोनियलिज्म की थ्योरी में वो सब बातें रिकॉर्ड की गई, वो कौन से कारण थे कि उन्हें ऐसा करना पड़ा, उनका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम पोस्ट कॉलोनियलिज्म के अंतर्गत स्टडी करते हैं। एंड हाईलाइट्स मल्टीपल रिस्पॉन्सेज। देखिए, मल्टीपल रिस्पॉन्सेज यानी मल्टीपल लोग थे, अलग अलग जगह के लोग थे, उनके रिस्पॉन्सेज को इंक्लूड सबके को किया जाता है किसमें, पोस्ट कॉलोनियलिज्म में। तो पोस्ट कॉलोनियलिज्म कोई एक बहुत छोटी चीज़ नहीं है जिसे कि हम आराम से डिफ़ाइन कर लें। देखिए, पोस्ट कॉलोनियलिज्म में अगर हम सोशल चेंजेज ही देखेंगे तो इंडिया के अलग दिखेंगे, अफ्रीका के अलग दिखेंगे, तीसरे कंट्री के अलग दिखेंगे, चौथे के अलग। हर जगह की एक मॉरल और वैल्यूज़ होती हैं, कैसे उन्होंने, अंग्रेज़ों ने उन वैल्यूज़ को तोड़ा या किस तरीके से मोल्ड किया, वो हर एक के अपने अनुभव हैं। तो मल्टीपल रिस्पॉन्सेज हैं, इसीलिए और बहुत सारे से पर्सपेक्टिव्स हैं, लेकिन वो सब इस बैनर के तले अध्ययन किया जाता है जिस बैनर का नाम है पोस्ट कॉलोनियलिज्म। अब देखिए, अगर मोटे रूप में समझा जाए कि पोस्ट कॉलोनियलिज्म में हम क्या डिस्कस करते हैं, तो ये कोई सिंगल अप्रोच तो हो नहीं सकती।
उसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की जानी है, इसलिए बहुत सारी सी थियोरीज उसमें, इस एक थ्योरी में बहुत सारी सी थियोरीज आएंगी। अब देखिए, पोस्ट कॉलोनियलिज्म ऑफन इन्वॉल्व्स डिस्कशन ऑन एक्सपीरियंसेस ऑफ द कॉलोनाइज्ड पीपल, के कॉलोनाइज्ड पीपल के क्या एक्सपीरियंसेस रहे, किस तरीके से उन्हें सप्रेस किया गया ब्रिटिशर्स द्वारा, कैसे उन्होंने गुलामी झेली, कैसे वो माइग्रेशन के लिए मजबूर हुए, कैसे उन्होंने वो डिस्क्रिमिनेशन झेला। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स कि उन्हें कभी इक्वल नहीं रखा गया, उन्हें हमेशा इन्फीरियर माना, तो वो किस तरीके से झेला, वो कैसी बेइज्जतियाँ झेली उन्होंने, कैसे सप्रेशन को झेला, ये वाला जो डिस्कशन है वो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में और पोस्ट कॉलोनियल थियरी में किया जाता है। डिस्कशन ऑन वेरियस मोड्स ऑफ रेसिस्टेंस, देखिए जब किसी को बहुत सप्रेस किया जाता है तो अल्टीमेटली वो रेसिस्ट करता है, तो वही सारे कंट्रीज़ में भी हुआ कि जब अंग्रेज़ों ने लिमिटलेस तरीके से सप्रेशन किया तो वहाँ के लोगों ने उनका विरोध कर दिया। तो वो विरोध करने के तरीके अलग अलग थे हर किसी के, तो वो कौन से तरीके थे जिससे उन्होंने रेसिस्टेंस किया लोगों ने अगेंस्ट द एटीट्यूड ऑफ द कॉलोनियल पावर, उस बात पे डिस्कशन भी किया जाता है। रेसिस्टेंस आप देखिए, जब आप इंडिया को ही देखें तो जब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ थे तो कहीं तो वायलेंस हो रही थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, कहीं होली जलाई जा रही थी कपड़ों की, कहीं विदेशी सामान का बहिष्कार किया जा रहा था, लेकिन कहीं सत्य और अहिंसा के तरीके से भी रेसिस्टेंस किया जा रहा था। तो हर कंट्री में रेसिस्टेंस के अपने अपने मोड रहे, उन सब का डिस्कशन हम करते हैं पोस्ट कॉलोनियल थियरी में। इसके अलावा जब अंग्रेज आए तो उन्होंने हर कंट्री की हिस्ट्री को, फ़िलॉसफी को और लैंग्वेज को प्रभावित किया और उसमें अपने हिसाब से चेंजेस कर दिए। हिस्ट्री भी लिखी गई तो वो अंग्रेज़ों के एंगल वाली हिस्ट्री लिखी गई उस समय की, और जो पुरानी भी हिस्ट्री थी उसे वो अपने नज़र से लिखते थे और अपने नज़र से देखते थे। उन सारी चीज़ जब वो चले गए तो फिर क्या हुआ, पहले तो वो जब थे तो उन्होंने कैसे तोड़ा मरोड़ा हमारी हिस्ट्री को और फिलॉसफी को, वो भी हम पोस्ट कॉलोनियलिज्म के अंतर्गत देखते हैं। और जब वो चले गए तो बाद में हम रिवाइव करने के लिए क्या कर रहे हैं, वो सारा डिस्कशन भी पोस्ट कॉलोनियलिज्म के अंतर्गत ही होता है ना। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर क्या होती है? इनिशियली पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर वॉज पेन्ड बाय द राइटर्स ऑफ ब्रिटेन्स फॉर्मर कॉलोनीज इन द कैरिबियन, अफ्रीका एंड इंडिया। यहाँ के लोगों ने, कैरिबियन, अफ्रीकन और इंडियन पीपल ने, ब्रिटिश कॉलोनी थी ये पहले, इन्होंने ही सबसे पहले पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर लिखना शुरू किया। मतलब इसमें वही अनुभव थे जो कॉलोनियल पीरियड के थे और बाद में वो उनके बारे में बयां कर रहे हैं। Most of them wrote in English and dealt with the common themes. उनकी लगभग कॉमन थीम्स हैं। वो थीम्स देखिए, मैक्सिमम लोगों ने इंग्लिश में लिखा, तभी तो अंग्रेज़ों के कान तक वो बातें पहुंची। हाँ, और उनकी कॉमन थीम्स थी स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, के उन्होंने फ्रीडम के लिए कैसे लड़ाई लड़ी, इमिग्रेशन, कैसे उन्होंने ये सब माइग्रेशन वाली बड़ी प्रॉब्लम थी, इमिग्रेशन को कैसे बियर किया, उन्होंने अपनी नेशनल आइडेंटिटी को कैसे प्रोटेक्ट किया, डिस्क्रिमिनेशन को कैसे झेला, और अंग्रेज जो सब ह्यूमन एटीट्यूड करते थे, जानवरों जैसा व्यवहार करते थे, उसे कैसे झेला। ये सब बातें कैरिबियन, अफ्रीकन और इंडियन लिटरेचर जो पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में लिखा गया, उसमें ये सारी थीम्स थीं। Post-colonial writing attempts to bring to light the historical backdrop of the colonized and presents history according to the colonized perspective. देखिए, हिस्ट्री, फिलॉसफी, लैंग्वेज उन्होंने अपने हिसाब से चेंज की, लेकिन जब पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग्स में आपको दिखेगा कि कैसे हिस्ट्री को दोबारा से उस एंगल से देखा जा रहा है जिस एंगल से एक कॉलोनाइज्ड को देखा, कॉलोनाइज देखेगा। फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए अंग्रेज़ों ने कोई कानून बनाया
तो वो कानून को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, मान लीजिए किसी भी कंट्री में, तो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, तो इम्प्लीमेंट करते में बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाया, मारपिटाई करी। तो अगर अंग्रेज बताएंगे कि हमने तो मारपिटाई करके अच्छे से उस कानून को अप्लाई करा लिया, अपनी प्रशंसा लिखेंगे वो, लेकिन जिन लोगों पे कानून अप्लाई कराया अगर उनके हिसाब से पूछें तो वो उन कष्टों को बताएंगे जो उन्होंने झेले। तो पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग्स में अभी तक वो अंग्रेजों वाला परसेप्शन चल रहा था कि नियम को अच्छे से लागू कर दिया गया, लेकिन अब वो पर्सपेक्टिव किसका, कॉलोनाइज्ड पीपल का आया कि किस तरीके से उन्होंने उन सारी चीज़ों को झेला है। तो हिस्ट्री जो है वो चेंज होने लगी। देखिए ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको दिखाई देंगे पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में, इनको डिटेल में डिफाइन करेंगे जब हम पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक्स के ऊपर अलग अलग वीडियो बनाएंगे। दीज वर्ड्स आर मार्जिनलाइजेशन, आइडेंटिटी, मल्टीकल्चरलिज्म, हाइब्रिडिटी, मिमिक्री, माइग्रेशन, अदर स्पेसेस एट्सेट्रा। ये सारे टर्म्स हैं जो आपको पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में बहुत सारे मिलेंगे। अभी इन टर्म्स को याद रखिए, लेटर ऑन ये टर्म्स क्लियर हो जाएंगे जब आपको हम इनके क्रिटिक्स के साथ समझाएंगे अपनी आगे आने वाली वीडियोस में। ये कुछ क्रिटिक्स हैं, पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक्स हैं। नंबर 1 इज एडवर्ड सईद। एडवर्ड सईद के बारे में आप लोग जानते हैं और नहीं जानते हैं तो इस पे एक वीडियो मैंने पहले भी बना रखा है, उस पे देखिए। इनकी बुक थी ओरिएंटलिज्म, और पहली बार किसी ने इतनी बोल्डली लिखा जिसमें इन्होंने वेस्ट के लोगों के यानी स्पेशली इंग्लैंड के लोगों के बारे में बताया कि किस तरीके से उन्होंने ईस्ट की बहुत बेकार सी पिक्चर सबके सामने प्रस्तुत की। ईस्ट को माना कि ये कमज़ोर है, ईस्ट को माना ये इन्फीरियर है, ईस्ट को माना कि इन लोगों को पे रहना सहना नहीं आता। ऐसी पिक्चर अंग्रेज़ों ने पूरी दुनिया के सामने ईस्ट के लोगों की प्रस्तुत की, और वो बताते हैं कि ये गलत इमेज है, और ये इमेज ये ऐसी प्रस्तुत करते हैं ताकि ये अपने आप को सुप्रीम साबित कर सकें। और जब एडवर्ड सईद ने ये बात कही तो बहुत सारे से स्कॉलर्स मोटिवेट हुए और उन्होंने इस पावर डायनेमिक्स को, क्योंकि ये पावरफुल लोग थे, इन्होंने अपने एंगल से चीज़ों को देख के लिख दिया है। बहुत सारे दूसरे क्रिटिक्स ने भी इन चीज़ों को नोटिस किया और इस तरीके से बताया कि वेस्ट ने कैसे अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश की। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट टेक्स्ट है ओरिएंटलिज्म। अनदर फेमस क्रिटिक इज फ्रांत्स फैनन। इनकी बुक है रैचेड ऑफ द अर्थ। इट एक्सप्लोर्स द साइकोलॉजिकल एंड कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन ऑन द कॉलोनाइज्ड, कि किस तरीके से जो कॉलोनीज बनाई वहाँ के लोगों को साइकोलॉजिकली और कल्चरली किस तरीके से ब्रूटली क्रश किया गया, ये फ्रांत्स फैनन की रैचेड ऑफ द अर्थ में बताया है। और बताया है कि ऐसे करके आप किन्हीं कल्चर्स को पूरी तरीके से नष्ट कर रहे हैं, और इसीलिए देयर इज़ ए नीड फॉर डीकोलोनाइजेशन। डीकोलोनाइजेशन मीन्स के कॉलोनी बना के जिन चीज़ों को गड़बड़ कर दिया गया उन्हें हम दोबारा से सही करें, ताकि नेटिव आइडेंटिटी में भी असर्टेड, कि किसी भी नेशन की अपनी आइडेंटिटी, नेशन के लोगों की अपनी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट रह सके। अनदर क्रिटिक इज होमी के भावा। हिज फेमस वर्क इज लोकेशन ऑफ कल्चर. In it, he defined the concept of hybridity, and he also talked about the third space. We would discuss later on these concepts. Hybridity एक वैसा concept है कि ईस्टर्न और वेस्टर्न कल्चर के जब इंटरेक्शंस हुए तो एक थर्ड प्रकार का कल्चर बन गया, दैट वाज द हाइब्रिड कल्चर. इट मीन्स उसमें कुछ पार्ट वेस्टर्न था, कुछ पार्ट ईस्टर्न था. तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से निगोशिएशन हुआ है बिटवीन द कल्चर ऑफ द कॉलोनाइजर एंड द कल्चर ऑफ द कॉलोनाइज्ड. Yet another critic is Gayatri Chakravarti Spivak, and she is famous for her essay Can Subaltern Speak, which was published in 1988. इसमें इन्होंने बताया है कि किस तरीके से सबॉल्टन्स जो होते हैं, सबॉल्टन्स उनको कहते हैं जो मार्जिन पे रहते हैं, समाज के स्ट्रक्चर में जो मार्जिन पे लोग रहते हैं, जिसमें वीमन भी है और जो सेंटर पे रहते हैं उनके पास पावर होती है, और किस तरीके से वो पावर को असर्ट करते हैं, और मार्जिन के लोगों को बोलने का मौका ही नहीं मिलता, मार्जिन के लोग समझ ही नहीं पाते, और उन मार्जिन के मार्जिनलाइज वॉइस में वीमेन के बारे में इन्होंने ज़्यादा कहा है. दैट इज़ वाई शी इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए फेमिनिस्ट. तो इन्होंने उन वॉइसेस के बारे में कहा.
अब जब अंग्रेज पावर में थे तो हम मार्जिन पे थे इंडियंस। तो इसी तरीके से ये सेंटर मार्जिन रिलेशनशिप चलती है। वो बताती है, उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया थ्रू हर वर्क कि वो मार्जिनलाइज्ड जो लोग हैं, सबॉल्टन जो ग्रुप्स हैं, उनकी आवाज़ को वो तो नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन आप उनकी आवाज़ को रेज़ कीजिए ताकि उनकी आइडेंटिटी भी असर्ट हो सके और उनके में भी वो शक्ति आ सके कि वो भी अपनी वॉइस को रेज कर सकें। नोगोई वो थियोंग्स की बुक है, ये अफ्रीकन क्रिटिक हैं, डिकोलोनाइजिंग द माइंड। इसमें इन्होंने लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट को, देखिए गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक सोशल एस्पेक्ट, उससे पहले आपने देखा साइकोलॉजिकल कल्चरल एस्पेक्ट, उससे पहले आपने देखा पॉलिटिकल एस्पेक्ट एडवर्ड सईद में। एंड इट मीन्स सारे एंगल्स से पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक्स ने पोस्ट कॉलोनियल कंडीशंस को डिस्कस कर लिया। ही आर्ग्यूज फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ डिकोलोनाइजिंग द लैंग्वेज। देखिए जब अंग्रेज आए तो उन्होंने हर देश की भाषा पे भी धावा बोला और उसे हटा के उसकी जगह उन्होंने इंग्लिश को प्रमोट करने की कोशिश की। तो इस साउथ अफ्रीकन राइटर ने कहा कि हमारी लैंग्वेज का डिकोलोनाइजेशन भी होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अपनी नेशनल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट और इंटैक्ट और असर्ट करना चाहते हैं तो लैंग्वेज भी हमारी ही होनी चाहिए ताकि हम अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर सकें। तो वो एफर्ट्स करने चाहिए ताकि लैंग्वेज को डीकोलोनाइज कर सकें। सो ये कुछ क्रिटिक्स थे और एक नटशेल में मैंने पोस्ट कॉलोनियलिज्म का आइडिया आपको देने की कोशिश की। इतना बड़ा टर्म है कि वो एक वीडियो में पूरा नहीं होगा, 1 बाय 1 हम सारे क्रिटिक्स पे एक एक वीडियो बनाएंगे और उनसे रिलेटेड टर्म्स आप समझते जाएंगे, देन यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म कंप्लीटली। सो थैंक्स फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।